मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कानवा बनता गया। भारत को व्यापक भारत बनाने के लिए और भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, उसे दोबारा से विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए निकल पड़ते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुआ ये सिलसिला आज कितनी तेजी से पूरे भारत में फैला है। 15 लाख पुस्तकें पूरे देश में यह बंटती हैं और लाखों बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और ये पहला मौका है जब घरोंडा ने कोई हरियाणा उत्तर के लिए अध्यक्ष दिया अपने यहाँ से। हर वर्ष 3.5 लाख कृत्रिम अंग भारत विकास परिषद के माध्यम से जरूरतमंदों को लगाए जाते हैं। जैसे एक अमर बेल विभिन्न वृक्षों को जोड़कर संजीवनी पैदा कर देती है, ऐसे ही एक अच्छी एनजीओ समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लाकर उनकी सुगंधी को और अन्य समाज में और लोगों के बीच में बांट देती है। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब आए 7 मंजिला उस भवन को देख के वो खुद हैरान हो गए कि हमने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी कि भारत विकास परिषद इतने बड़े रूप में इस हॉस्पिटल को स्थापित करेगा। महिलाओं के बारे में हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज के समय में बच्चे को सिखाया जाए कि अपने गुरुओं का कैसे वंदन करना है जी, उनके पैर छूने हैं, उनके आदर्शों पर चलना है, अपने माता पिता के आदर्शों पर चलना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हरियाणा उत्तर में 52 शाखाएं हैं, हर शाखा की अपनी एक विशेषता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। आज हम बात करेंगे समाज के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में। हम सब जानते हैं सामाजिक संस्थाओं का किसी भी देश और समाज को बनाने में, उसके निर्माण में एक अहम योगदान होता है। सामाजिक संस्थाएं वो बहुत सारे काम करती हैं जो सरकारें भी नहीं कर पाती, और बहुत सारे काम वो सरकार की सहायता से, सरकार की सपोर्ट से करती हैं। दोस्तों, भारत के अंदर नीति आयोग द्वारा एक डेटा प्रकाशित किया गया जिसके अनुसार भारत में लगभग 19 लाख एनजीओज हैं, यानी हर 500-600 लोगों के पीछे एक एनजीओ। इनमें से बहुत सारी एनजीओ ऐसी भी हैं जो किसी न किसी कारण से काम नहीं करती, लेकिन जो एनजीओ काम करती हैं वो स्वास्थ्य में, सेवा में, पर्यावरण में और बहुत सारे ऐसे फील्ड में काम करती हैं जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए इन एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक वट वृक्ष अपने यहाँ बहुत सारे जीवों को आश्रय देता है, पोषण देता है, वैसे भी ये समाज सेवी संस्थाएं वंचितों को अपने यहाँ पर आश्रय देती हैं, उनका रख रखाव करती हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही एनजीओ जो भारत की सबसे बड़ी एनजीओ मानी जाती है, जिसका नाम है भारत विकास परिषद, और जो पूरे विश्व के अंदर भी अपना प्रचार प्रसार किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर के अध्यक्ष श्री धीरज भाटिया जी गेस्ट के रूप में आए हैं। हम स्वागत करते हैं धीरज जी का हमारे शो में, और बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे। इनसे संस्थाओं के बारे में जानेंगे, इनसे परिषद के बारे में जानेंगे, इनसे इनका सफ़र जानेंगे कि वो सफ़र कैसा रहा, क्या चुनौतियाँ आई, क्या इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल करी, और एक एनजीओ क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, और ये बाद में हमारे दर्शकों को एक शानदार सा संदेश भी देंगे। तो पूरे एपिसोड में बने रहिएगा मेरे साथ, और यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं और स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमान, भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर के अध्यक्ष श्री धीरज भाटिया जी का। भाटिया जी, आपका स्वागत है बियॉन्ड बाउंड्रीज में। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। आप एक बहुत बढ़िया मशाल जलाए हुए हो। पूरे हरियाणा उत्तर के अंदर आपने बहुत सारे काम किए हैं। पहले आपने हरियाणा उत्तर के महासचिव रहते हुए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। आप अब हरियाणा उत्तर परिषद, जो एक किस्म का एक जहाज ही हम इसे मान सकते हैं, उसके कैप्टन के रूप में विद्यमान हैं, उसको आप संभाले हुए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की आपसे रहती होंगी, और बहुत सारी चुनौतियों का भी आपको सामना करना होता होगा। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैंने एक बार एक बात सुनी थी कि एक व्यक्ति भी फर्क पैदा कर सकता है। एक व्यक्ति बहुत बड़े फर्क को अंजाम दे सकता है। ऐसे ही जब भारत विकास परिषद शुरू हुई होगी तो एक व्यक्ति का के मन में एक विचार आया होगा, वो विचार कौंधा होगा, और आज वही विचार एक वट वृक्ष के रूप में
पूरी दुनिया के अंदर अपनी छांव बिखेर रहा है, लाखों परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक यात्रा जो भारत का परिषद की शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में विस्तार से हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले दिल्ली में 1960 के दशक के रूप में जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था जी, उस समय हमारे संस्थापक महासचिव थे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी। जी डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छे से वो मान्यता प्राप्त थे। जी पर जब भारत और चाइना का युद्ध चला और उन्होंने देखा कि समाज में कुछ सैनिक शहीद हुए और उसके बाद कुछ सैनिक जख्मी हुए, शहीदों का तो सहायता सरकार ने की, लेकिन जो जख्मी हुए उनकी सहायता भी सरकार ने की, लेकिन एक एनजीओ के रूप में, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो भारत विकास परिषद की उस समय स्थापना हुई, नेशनल काउंसिल के रूप में पहले ये जानी जाती थी, लेकिन डॉक्टर सूरज प्रकाश जी संस्थापक महासचिव बने, लाला हंसराज जी संस्थापक अध्यक्ष बने, सैनिकों की सेवा की, और इस तरह से भारत विकास परिषद की उस दशक में 10 जुलाई 1963 में इसकी स्थापना हुई और बहुत सेवा के कार्य कुछ वर्षों में होते रहे और लगातार कई वर्षों तक भारत सरकार ने भारत विकास परिषद को राष्ट्रीय विकलांग सहायता अवार्ड से भी सम्मानित किया। और उसके बाद जब सेवा और संस्कार के कार्यों की बात आई, लगातार समाज में अपेक्षाएं बढ़ती गई, तो भारत विकास परिषद की स्थापना और इसको फैलाना 1980 के दशक में देहरादून, करनाल, हरियाणा के माध्यम से कई जगह इसको और विस्तृत किया गया, बढ़ाया गया, शाखाएं बढ़ाई गई। और आज अगर हम देखें तो आज इसकी 1700 से अधिक शाखाएं और 85,000 परिवार, क्योंकि हम इसको एक मानते हैं कि संपन्न व प्रबुद्ध वर्ग का संगठन। ओके। क्योंकि हम इसमें आम लोगों को, आम जो है जो एक एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, हम उन्हें ही सदस्य बनाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, उद्योगपति, इस तरह से हम समाज के जो एक शहर के प्रबुद्ध लोग होते हैं उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं, जो कि समाज में अपने व्यवसाय के साथ रहते हुए अपने सभी कार्यकलापों के साथ समाज का बारे में चिंतन कर सकें, विचार कर सकें, और उसी माध्यम से हम उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। और जो हमारे 5 सूत्र हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, इसके माध्यम से हम समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बाहरी लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनका भी संपर्क करते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं और सेवा और संस्कार के कार्य करते हैं। और अपने जो परिवार हैं, समर्पण भाव से हम समाज में एक अलग दिशा, एक सेवा और संस्कार के कार्य, क्योंकि बहुत से एनजीओ हैं, जैसा आपने कहा, सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन जो संस्कार के कार्य हैं वो सिर्फ भारत विकास परिषद ही पूरे भारतवर्ष में कर रही है। हमारे बहुत से संस्कार के कार्यक्रम हैं, चाहे भारत को जानो प्रतियोगिता, एक एक कार्यक्रम अपने आप में कमाल का है। गुरुवंदन छात्रवृंदन, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस, बाल संस्कार शिविर, और इसमें एक एक बड़े लेवल पे अगर भारत को जानो की भी बात करें तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 15 लाख पुस्तकें, भारत को जानो की एक बहुत अच्छी पुस्तक है। मेरा सभी दर्शकों से भी अनुरोध है, अगर ना आपने पढ़ी हो तो अपने सभी आपके जो आसपास भारत विकास परिषद के सदस्य होंगे उन्हें ज़रूर आप संपर्क करें। और यह पुस्तक IAS तक मान्यता प्राप्त पुस्तक है। 15 लाख पुस्तकें पूरे देश में यह बंटती हैं और लाखों बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। असली मुद्दा यही है कि भारत में जो भारतीय जो नवयुवक हैं, जो भारतीय संस्कृति से कहीं दूर होते जा रहे हैं, उनको देशभक्ति के गीतों के माध्यम से या भारत को जानो पुस्तक के माध्यम से हम उन्हें भारत की संस्कृति से जोड़ सकें। गुरुवंदन छात्रवृंदन का कार्यक्रम या बाल संस्कार शिविर, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखलाएँ हैं जिसके माध्यम से हम युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने देखा कि 1960 के दशक में शुरू हुआ ये सिलसिला आज कितनी तेज़ी से पूरे भारत में फैला है। 1700 जिसकी ब्रांचेज हों, 85,000 परिवार जिससे जुड़े हुए हों, और सेवा और संस्कार के इतने सुंदर सुंदर कार्य जो आयोजित करती हो, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को नमन है। भाटिया जी, नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि ये जरूरी नहीं कि जीवन लंबा हो, जीवन बेशक छोटा हो, लेकिन उसका पैमाना देखे जाने का ये होना चाहिए
कि उसने कितने लोगों के जीवन में प्रभाव पैदा किया है या कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई जब आप भारत विकास परिषद से पहली बार जुड़े? तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इस संस्था के अंदर दिखी और आपने मन बनाया कि मेरे को भारत परिषद का हिस्सा बनना है? और ये कौन से सन में कब हुआ? भारत विकास परिषद घरौंडा में, जैसे कि दर्शकों को पता भी होना चाहिए कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, घरौंडा शाखा के संस्थापक हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में जब घरौंडा में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम देखे। उस समय थोड़े व्यस्त भी थे, पर फिर जुड़ने की इच्छा भी हुई। मेरे परम मित्र हैं अजय सिंगला जी, जो इसमें अध्यक्ष भी रहे, तो मैंने खुद उनको जब बड़े बड़े कार्य देखे घरौंडा में, चाहे कवि सम्मेलन के रूप में, गायकी के रूप में, और बहुत कार्य होते थे। फिजियोथेरेपी सेंटर एक खोला गया था जो बहुत प्रेरणा थी सभी के लिए जी। तो उस समय मैंने खुद उनको आगे से मिले तो इच्छा भी जताई, और उन्होंने सहर्ष मुझे इस संगठन के साथ जोड़ा, और भारत विकास परिषद घरौंडा शाखा का मैं सदस्य बना, और सभी सक्रिय रहते हुए, सभी पदों पर रहते हुए, कार्य करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही पूरे प्रांत का कार्य आप देखते हुए, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं घरौंडा से जुड़ी हुई हैं, और घरौंडा में भी भारत विकास परिषद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी ने इतनी मेहनत की है, सभी पूर्व अध्यक्षों की इतनी मेहनत है कि आज एक स्थान भारत विकास परिषद का घरौंडा में भी है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद घरौंडा शाखा 1996 में बनी थी, और ये पहला मौका है जब घरौंडा ने कोई हरियाणा उत्तर के लिए अध्यक्ष दिया अपने यहाँ से। तो भाटिया जी को ये बधाइयाँ भी हैं हम सब की तरफ से भी, और ये इतने सक्षम है, इन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम हरियाणा में किए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत के अंदर भी और नए नए चल रहे हैं। तो हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि भारत के अंदर और हरियाणा के अंदर कौन कौन से और किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब भारत में सबसे पहले कोटा में दिव्यांग केंद्र, जैसे मैंने कहा, हमारे बहुत से दिव्यांग केंद्र पूरे भारतवर्ष में स्थापित हैं। हिसार में भी हमारा एक दिव्यांग केंद्र है। हर वर्ष 3.5 लाख कृत्रिम अंग भारत विकास परिषद के माध्यम से ज़रूरतमंदों को लगाए जाते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते थे तो कोटा में हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। 54,000 वर्ग फीट में ये हॉस्पिटल है, और जो कि 550 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, और लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों उसमें सरकार ने बिल्कुल जगह वहाँ पे हमें दी है, और 500 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ बनने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, पहले कोटा की बात होती थी, लेकिन अब लुधियाना, हमारा हरियाणा कहीं पीछे नहीं है। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव में एक हॉस्पिटल। पिछले दिनों जब हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद में वो जगह दी गई जी, और मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब आए, 7 मंजिला उस भवन को देख के वो खुद हैरान हो गए कि हमने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी कि भारत विकास परिषद इतने बड़े रूप में इस हॉस्पिटल को स्थापित करेगा। कीमोथेरेपी तक विभिन्न सेवाएं बिल्कुल नाम मात्र शुल्क पर, नाम मात्र भी, और वंचित परिवार भी कोई ऐसा भी हो जो बिल्कुल निःशुल्क ना कर पाए हमारा, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है जी। अगर कोई टेस्ट बाजार में 10,000 रुपये का है तो हमारे यहाँ 1,500-2,000 रुपये में टेस्ट है, वो भी जो ना अफोर्ड कर पाए तो उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क भी वो उपलब्ध है। और ऐसे ही पूरे, सिर्फ मैं अगर अपने हरियाणा उत्तर की भी बात करूं तो आत्मनिर्भर सिलाई सेंटर, हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर की तरफ बनाने के लिए 18 सिलाई सेंटर, 8 भवन हमारे स्थापित हैं घरौंडा में। पिछले साल एक भवन बना। एम्बुलेंस सेवा, फिजियोथेरेपी सेंटर, 11 फिजियोथेरेपी सेंटर, 80 वाटर कूलर, और हमारी एक एक शाखा मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा उत्तर में 52 शाखाएँ हैं। हर शाखा की अपनी एक विशेषता है। अगर मैं एक तरावड़ी की बात करूं तो 28 वाटर कूलर के रूप में एक पूरे शहर में एक नाम है कि हाँ ये एक अच्छा काम कर रही है। या अम्बाला में हमारी दयानंद शाखा, विवेक शाखा, नगर शाखा एक हमारा हॉस्पिटल है। 5,000 से अधिक हर माह वहाँ पर ओपीडी होती है, बहुत अच्छी सेवाएं। विवेक शाखा, ऐसे ही पंचकुला में हमारा जो एक सेंटर है, 11 वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ऐसी विभिन्न सेवाएं भारत विकास परिषद के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। और बड़ा गर्व है कि हमारे बहुत ही अद्भुत जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक आंदोलन के रूप में संस्था को लेकर चल रहे हैं, और आने वाले समय पे इसे और अधिक हम जागृत करेंगे। दोस्तों, जैसे एक अमर बेल
विभिन्न वृक्षों को जोड़कर संजीवनी पैदा कर देती है, ऐसे ही एक अच्छी एनजीओ समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लाकर उनकी सुगंधि को और अन्य समाज में और लोगों के बीच में बांट देती है। एक समरसता बनती है, सहयोग मिलता है और सारे मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार अनुभव साझा हो रहा है आज। भाटिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संस्कार और संस्कृति के लेके हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण है, हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण क्या है और हम किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हमारे भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं, उसमें हमने संस्कार बीच में रखा है, मध्य में, और संस्कार के प्रति तो विशेष कार्य भारत विकास परिषद की एक पूरे समाज में, देश में, हर जगह पहचान है कि जो भारतीय संस्कृति से हमारे जो आज के नवयुवक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, तो उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति भी पता लगे और सारी चीज़ों का ज्ञान रहे। तो इसीलिए हमारे विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, चाहे भारत को जानो एक प्रतियोगिता का मैंने जिक्र किया, चाहे समूह गान प्रतियोगिता चेतना के स्वर, एक भारतीय संस्कृति और भारतीय देशभक्ति पर एक पुस्तक है चेतना के स्वर, और उसमें देशभक्ति के गीत हमने रखे हैं, और हिंदी और संस्कृत में साथ के साथ, क्योंकि संस्कृत से भी आज के युवा दूर होते जा रहे हैं, और देश भर में लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे पूरे देश के, आप ये देखिए डॉक्टर साहब कि साउथ में चाहे हर जगह भाषाएं कहीं भी हैं, विभिन्न देश में कई भाषाओं का संगम है, पर हिंदी और संस्कृत के रूप में जब वो देशभक्ति के गीत गाते हैं, हमारे मंचों पर गाते हैं, तो एक अलग ही समा उससे बनता है और लोग बड़े आनंदित होते हैं, और वो बच्चे भी आने वाले समय पे देशभक्ति के गीतों को याद करते हैं। ऐसे ही गुरुवंदन छात्रवंदन जो हमारा एक कार्यक्रम है कि आज के समय में बच्चे को सिखाया जाए कि अपने गुरुओं का कैसे वंदन करना है, उनके पैर छूने हैं, उनके आदर्शों पर चलना है, अपने माता पिता के आदर्शों पर चलना है, और ऐसे ही जो गुरु और छात्र हमारे विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनको भी एक समाज में उनकी पहचान बने, तो उनको संस्कारित भी किया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। और ऐसे ही गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर हमारे हरियाणा में, पंजाब में विभिन्न स्थानों पर एक भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाता है। परिवार प्रबोधन एक संस्कार का इस समय विशिष्ट कार्य है बहुत से समाज में, क्योंकि संगठन वही है जो समय के साथ चले, समय के साथ बदलाव लाए। और इस समय परिवारों में आप देखिए बहुत सी समस्याएं आ रही है, तो हम अपने सब सदस्यों को भी यह अनुरोध करते हैं कि आप अपने आसपास या कोई भी ऐसे परिवार में समस्या देखें, आउट ऑफ कोर्ट अगर उनका सेटलमेंट हो तो हम आगे बढ़ के पहल करें और एक प्रयास जरूर करें कि वो आपस में उनका दोबारा से संबंध अच्छे पड़े हो सके। ऐसे ही विभिन्न संस्कार के माध्यमों से भारत विकास परिषद एक बहुत लंबे और बड़ा कार्यक्रम करती है जो अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। दोस्तों, आपके माध्यम से मुझे भी कुछ बातें आज नई जानने को मिली हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबे समय से संबंध, थोड़ा सा मैं समय कम दे पाता हूँ, इसलिए परिषद से है कि जो ये नई बात, क्योंकि हमारा भारत एक उपमहाद्वीप है, वो एक राष्ट्र ही नहीं है, और भारत एक जीता जागता पुरुष है। दोस्तों, भारत के अलग अलग भागों में जाकर ऐसे लगता है कि जैसे अलग अलग फूलों की कलियों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना दिया गया हो। इतनी सुंदर विविधताएं यहाँ पर है, और फिर भी भारत एक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं उन फूलों के अंदर सुगंधी भरकर उन्हें और अधिक महकाकर हमारे भारत को और सुंदर और संस्कारित बनाने का काम करती हैं। और भाटिया जी जैसे लोगों के माध्यम से, जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा समर्पित कर रखा है, जो अपना घर नहीं देखते, परिवार नहीं देखते, काम नहीं देखते, सब कुछ छोड़कर भारत को व्यापक भारत बनाने के लिए और भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, उसे दोबारा से विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए निकल पड़ते हैं। यही संस्कार हैं और यही हमारी संस्कृति है। भाटिया जी, एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस धरती के पास, इस पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हमारा लालच ये पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम एक अंधाधुंध दौड़ के अंदर पैसा ज़्यादा कमाने के लिए या इस अपनी शस्य श्यामला भूमि को ही ख़त्म करते जा रहे हैं, और पर्यावरण का हमने कितना बड़ा नुकसान किया है ये हम सोच नहीं सकते। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को हम अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो कम से कम बुरा तो ना परोसें।
तो पर्यावरण के लिए भारत विकास परिषद की मान्यताएं क्या हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है और आप लोग किस तरह से इस और काम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ हमारे दर्शकों को। पर्यावरण की दृष्टि में मैं बताना चाहूँगा, भारत विकास परिषद ने बहुत समय से वृक्षारोपण, चाहे जल संरक्षण, चाहे प्लास्टिक के रूप में कार्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हमें बड़ा गर्व का अनुभव हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय आदर्श गोयल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बहुत से पूर्व ईडी हमारे सदस्य बने, ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन रहे हैं आदर्श जी। और उनके आते ही एक बदलाव किया कि हर लेवल पर एक पर्यावरण उपाध्यक्ष उन्होंने हर जगह जोड़ा है, ताकि हम पर्यावरण की दृष्टि में विशेष रूप से, अभी तक हमारी हर शाखा में 8 की कोर बॉडी होती थी, 8 मुख्य लोग होते थे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, महिला प्रमुख और 3 उपाध्यक्ष सेवा, संस्कार के और संपर्क के। और पर्यावरण के रूप में नया हमने इसमें एक कार्य, एक प्रोजेक्ट, एक हमने प्रोजेक्ट पहले हम 3 लेते थे, लेकिन अब 4था प्रोजेक्ट जोड़ा है और इस दिशा में बहुत सा कार्य हम लोग करते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि बड़ा चिंतन का समय है, इस वर्ष हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का अनुभव हमने इस वर्ष किया है, ये सभी दर्शक भी मानेंगे, ऐसा अनुभव आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा कि ये गर्मी और ये सब हमारी वजह से है। हम सबको जागरूक रहना है कि अगर संस्था ही काम करेगी तो नहीं चलेगा, सभी दर्शक या जो भी लोग देख रहे हो अलग, हम सबको जगानी होगी, सबको आगे बढ़ के अपने आसपास में वृक्षारोपण का कार्य जरूर करना होगा। सभी बहुत बड़े स्तर पर भारत विकास परिषद की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में 5 लाख से अधिक पौधारोपण उन्होंने किया है। अभी पिछले दिनों इंदौर में गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, तो उसमें भी भारत विकास परिषद ने उसकी भी भागीदारी रही है, एक उपवन के रूप में वहाँ पे किया है। लेकिन हम लोग भी एक ये पर्यावरण के रूप में आई हेट पॉलीथीन, हमारे प्रांतीय संरक्षक है अनुज जी, बहुत बड़ा कार्य है वो हरियाणा में भी कर रहे हैं। पॉलीथीन जो एक ऐसा पॉलीथीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि कहीं पे भी गलता नहीं है, कई वर्षों तक नहीं गलता, लेकिन एक ऐसा पॉलीथीन जो कि 300-400 रुपये उसकी कॉस्ट है। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, CSR फंड के माध्यम से हमने कई जिलों में इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, अन्य जगह भी हम लेके जा रहे हैं। वो पॉलीथीन सिर्फ 150 रुपये मूल्य पर हम सभी दुकानदारों तक उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं चाहे उसमें आपको पहले भी रेट पे हो 130, वो जो ऐसा वेस्ट है वो 130 रुपये पॉलीथीन मिलता है, लेकिन हम 150 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। और 20 रुपये भी अगर कोई रेडी वाला या कोई भाई हमारा नहीं खर्च कर सकता तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अपने माध्यम से उसे दें और एक अच्छे स्तर पर पॉलीथीन के प्रति हम सजग रहें, ताकि हमारा पर्यावरण, हमारा सब माहौल ठीक रहे। और पर्यावरण की दिशा में ऐसे ही हम बहुत कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने कितना बढ़िया काम और एक अनूठी पहल हरियाणा में जो की है पॉलीथीन से निजात पाने के लिए, तो ये वाकई बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन फट रही है, पहले से ज़्यादा उसका मुख बढ़ता जा रहा है, सुरसा के मुख की तरह से वो बढ़ रहा है, और बहुत सारी ऐसे गैसें जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उनके प्रभाव से धरती गर्म होती जा रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हमारे पास रहने लायक जगह नहीं बचेगी, भूमि नहीं बचेगी, वायुमंडल पहले ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी धरती को बचाने का काम करें। भाटिया जी, भारत के अंदर महिलाओं के बारे में हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है। तो भारत विकास परिषद नारियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष किस तरह के काम आपके माध्यम से, आपके लीडरशिप में कर रही है, हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भारत विकास परिषद पूरे देश भर में महिलाओं को बिल्कुल अग्रणी भूमिका में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखती है। हर शाखा में, जैसे हमने बताया कि जो 8-9 की कोर बॉडी है, हम हर ब्रांच में आग्रह करते हैं कि उसमें 2 से 3 महिलाएं जरूर होनी चाहिए, महिला सहभागिता के रूप में, ताकि महिलाएं इसके साथ जुड़ी रहें। महिला सहभागिता प्रमुख के रूप में हम एक महिला को आगे रखते हैं। महिलाओं के सभी कार्यक्रम हम लोग कराते हैं, चाहे तीज उत्सव हो,
जी। और मैं तो बताना चाहूँगा हमारे हरियाणा उत्तर में 52 शाखाएं हैं, जिसमें 6 में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के रूप में महिलाएं कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही बहुत हैं बढ़िया। और सबको साथ जोड़ के रख रही हैं। बाल संस्कार शिविर, एनीमिया मुक्त में महिलाओं का जो कार्य है 1 लाख से अधिक पूरे भारतवर्ष में, चाहे सरकार भी उसमें पहल कर रही है, लेकिन एक एनजीओ होने के नाते, एक सामाजिक संगठन होने के नाते भारत विकास परिषद या सभी संगठनों की भी ज़रूरत है कि हमें उसमें कार्य करना है। तो पूरा एक हम विस्तृत रूप से महिलाओं व बाल विकास, बच्चों के कैसे उनका उद्धार करना है, उनके बीच में कैसे संस्कार करने हैं, युवा संस्कार शिविर, बाल संस्कार शिविर और विभिन्न संस्कार के कार्यक्रमों के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहूँगा महिलाएं ही इन कार्यों को बखूबी करती हैं, अच्छे से करती हैं। अगर हम रिपोर्ट भी देखें, हर जिला लेवल पे भी महिला प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है, प्रांत स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, ऐसे विभिन्न स्तरों पर भारत विकास परिषद में महिलाओं का और अधिक स्थान पहले ही है और अधिक स्थान हम देने जा रहे हैं, उनको अधिमान देने जा रहे हैं कि आने वाले समय पे हमारे मुख्य पदों पर भी महिलाएं रहें। पूरे भारतवर्ष में 10 क्षेत्रों में भारत विकास परिषद को माना गया है, जिसमें एक क्षेत्र की अध्यक्ष भी महिला ही है और बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। और हमारी जो शिप्रा धर जी, जो हमारी नेशनल मेंबर हैं, उन्हें भी भारत सरकार द्वारा महिलाओं के दिशा में विशेष कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया है। तो महिलाएं और पुरुष हमारे यहाँ बराबर है। दोस्तों, ये जान के बड़ा संतोष और गर्व का अनुभव होता है कि हम एक उस संस्था के हिस्से हैं जो महिलाओं को इतना ज़्यादा सम्मान देता है। भाटिया जी, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलने वाली संस्था है ये, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियां तो आपने गिनाई, बहुत सारे आप काम कर रहे हैं, आपका अध्यक्ष रहते हुए क्या लक्ष्य है और किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ता है, किस तरह की परेशानियां आपके सामने आती है और किस तरह उनको आप दूर करने का प्रयत्न करते हैं? भारत विकास परिषद, अगर मैं हरियाणा उत्तर की बात करूं, 2 वर्ष में महासचिव के रूप में रहा, अब अध्यक्ष के रूप में मेरा दूसरा वर्ष है। हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य चलता है, बहुत अच्छे से कार्य होता है। 4 साल पहले जो 42 शाखाएं और 2200 सदस्य हमारे साथ परिवार के रूप में थे, और अब इन 2 वर्षों के अंदर हमने एक बहुत बड़ा क्षेत्र पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रम में हरियाणा उत्तर को सम्मानित किया गया। 52 शाखाएं और 2900 सदस्य के रूप में सबसे बड़ा प्रांत अब हरियाणा उत्तर है। और यह सभी हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर होता है। कुछ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन हमारे साथ मैं बताऊं कि बहुत से शिक्षाविद, बहुत से प्रिंसिपल, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से वाइस चांसलर, बहुत से माने हुए उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई समस्या आती है, बातचीत के माध्यम से हम सब मिलके उसे हल करते हैं। कार्यकर्ता हमारे बहुत वरिष्ठ हैं कि अगर कई शाखा स्तरों पर भी देखा जाए, वो विभिन्न पदों पर हैं और सभी मिलजुल कर चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों से पार पाते हैं। बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बधाई कि आपको क्षेत्रीय स्तर पे हरियाणा उत्तर में 10 नई शाखाएं और बहुत सारे नए सदस्य जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। और आप तो शुरू से ही बहुत एक्टिव रहे हैं, एनर्जेटिक रहे हैं, डायनेमिक रहे हैं। वो आपके कामों में नज़र भी आता है कि वो कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आपकी अध्यक्ष रहते हुए क्या आगामी योजनाएं हैं? कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है मुझे करके जाना चाहिए, तो वो हम जानना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पूरे जिला स्तर पर हमारी बहुत सी सभी प्रांतों में 78 प्रांत के रूप में पूरा कार्यरत है जी। बहुत अच्छे से कार्यरत है जी। और हमेशा रहते हुए हरियाणा में हर जिला स्तर पर, हर स्तर पर हमारी शाखाएं हैं। हरियाणा उत्तर जो करनाल से आरंभ होकर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला और कैथल और यमुनानगर के रूप में बटा हुआ है। 6 जिलों में ही हमारी 52 शाखाएं हैं। और अब हमारा लक्ष्य है कि जितने भी उपमंडल अगर कोई रहते हैं, हमने उपमंडलों तक भी भारत विकास परिषद को लेके जाना है। 8-10 जगह हमारी चिन्हित हैं कि वहाँ पे भी हमने इसका बढ़ावा देना है, शाखाएं खोलनी है।
और जो हमारी एक फिलॉसफी है कि संपन्न व प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ जुड़े। जी जी। तो कोई भी ऐसा जो समाज सेवा करने में अपने व्यवसाय के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ, जो समाज सेवा में भी अपनी सोच रखता हो, सेवा करने का इच्छुक हो, संस्कार के कार्य में सहयोग देना चाहे, पर्यावरण की दिशा में काम करना चाहे, तो ऐसे सदस्यों को भी हम अपने साथ जोड़ने की हमारी योजना है। जैसे मैंने आपको बताया 8 भवन हमारे हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा कैथल में एक भवन और जी 950 गज में दिया गया है, वो भी एक भवन बनने जा रहा है, तो उसकी भी एक बहुत अच्छी योजना। और सभी हमारे प्रभावशाली जो लोग हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उनके माध्यम से जो हमारे स्थायी प्रकल्प, एक और मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा उत्तर में पूरे भारतवर्ष में 1300 स्थायी प्रकल्प हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हरियाणा उत्तर में 100 स्थायी प्रकल्पों के रूप में क्या एक अलग पहचान है। बहुत तो हम अपने जो स्थायी प्रकल्प हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे अम्बाला दयानंद शाखा में हैं, विवेक शाखा में है, नगर शाखा में है, यमुनानगर है, लाडवा है, ऐसे जितने भी हमारे सेवा केंद्र चल रहे हैं उनका और विस्तार हो और नए सेवा केंद्र खुलें। स्थायी प्रकल्पों के माध्यम से हम अधिक से अधिक अपने सदस्यों की जो ऊर्जा रहती है उसका इस्तेमाल कर सके, यही हमारी आगामी योजनाओं में है। बहुत बढ़िया दोस्तों, और हम यहाँ पर शुभकामना भी देना चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में ये भारत विकास परिषद के इस वृक्ष को और बड़ा करें, उसमें कुछ नई डालें जोड़ें और नए अच्छे लोगों को अपने साथ लेकर आएं। दोस्तों, अब एक इनसे प्रश्न ये बनता है कि इतना सारा करते हुए, समाज को इतना कुछ देते हुए, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, परिवार भी है, काम भी है, वो बड़ा सफ़र करता होगा, तो आप कैसे संतुलन साधते हैं? वो मेरे को भी और अपने दर्शकों को भी मैं चाहूँगा कि आप बड़े विस्तार से इस पे बताएं कि कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हमारा परिवार और जो हमारा व्यवसाय है वो तो प्राथमिकता है ही है जी। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर इस दिशा में हमारे जितने भी कार्यकर्ता, अगर मैं अपना भी बताऊं, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, क्योंकि लगातार हम, बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत कार्य रहते हैं। जी महासचिव के रूप में कपिल गुप्ता जी भी घरौंडा से कार्य कर रहे हैं, जी साथ में हम कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। पर हमारा जो परिवार है उसका बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है। उनकी बिल्कुल वो हमारे साथ रहते हैं। जो एक कहते हैं कि शनिवार और इतवार तो उन्होंने बिल्कुल हमको फ्री छोड़ा हुआ है कि आप परिषद में मुक्त कर रहिए। अगर कहीं जाना भी है तो आगे पीछे आप पहले परिषद प्राथमिक रूप से रखिए और उसके बाद आप कार्य कीजिए, और अन्य भी कार्य उनका बहुत सपोर्ट रहता है। तो ये विशेष कार्य रहता है। व्यवसाय के रूप में भी सामंजस्य बनाना पड़ता है और हम बनाते भी हैं कि हम एक अपने परिवार और अपने व्यवसाय को साथ रखते हुए समाज सेवा के कार्य कर सकें। दोस्तों, बड़ी बात है, बिना परिवार के सहयोग के आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और जब बात राष्ट्र निर्माण की हो, जिसमें कुछ नहीं मिलता, कई बार आपको आलोचनाएं भी सुननी पड़ती हैं, कई बार लोगों की उपेक्षा का सामना भी करना पड़ता है, फिर भी जो लोग जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें कुछ करने की लगन होती है, जो अपने देश को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके आगे आड़े ये चीज़ें नहीं आती। और मजरू सुल्तानपुरी ने कहा भी है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कानवा बनता गया। एक व्यक्ति चलता है तो और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, भावनाएं जुड़ती चली जाती हैं और एक बड़ा कारवां में वो तब्दील हो जाता है। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान की रचना की, उन्होंने कहा था हमारे पास जीवन को बदलने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति हमारे पास और ये परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर से ही आती है। तो आप कैसे देखते हैं इन एनजीओज़ की, इन समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका को राष्ट्र के निर्माण में? कैसे एक बड़ा बदलाव ये ला सकती हैं अगर ये ठीक ढंग से समर्पित होकर कार्य करें? सामाजिक समरसता के 5 व्यवस्था परिवर्तन के नियम हैं। हमने इसमें हमेशा नागरिक कर्तव्य को सबसे आगे रखा है जी, कि हम अपनी सरकार से अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य है जी, वो हम भूल जाते हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, स्वदेशी की तरफ हम ध्यान रखते हैं। और सरकार के साथ भी, चाहे मैंने जैसे आपको बताया एनीमिया मुक्त का कार्यक्रम है, लेकिन भारत विकास परिषद भी कार्य करता है। सभी संगठनों को यह संकल्प भी लेना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य है, सभी संगठन भी कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। लेकिन जो सेवा, संस्कार और पर्यावरण, ये विशेष विषय हमारे बीच में है। गैर राजनीतिक संगठन हम सभी को रखने चाहिए।
और भारत विकास परिषद भी पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन भी है और एक समाज में सेवा, संस्कार और समर्पण के भाव से पर्यावरण की दिशा में हम सभी को कार्य करना चाहिए, आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। अगर इसमें जो हम विशेष रूप से भी कहते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा कार्यों में होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य करें, लेकिन सदस्यों में नहीं होना चाहिए। अगर एक मैं घरोंडा का भी उदाहरण देना चाहूँ, अगर यहाँ 10 NGO हैं तो सभी को साथ मिलकर एक चिंतन भी करना चाहिए कि हमारे घरोंडा में क्या ऐसा कार्य होना चाहिए मिलकर। और भारत विकास परिषद का भी उद्देश्य है कि सभी NGOs के साथ मिलकर जो भी हमारी यहाँ की समस्याएं हैं और इन जो विशेष विषयों पर मैंने कहा, सेवा, संस्कार और समर्पण के विषय पर, पर्यावरण के विषय पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तभी देश में सिर्फ सरकार से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, हमको भी आगे बढ़कर, क्योंकि समाज के विशिष्ट और प्रबुद्ध लोग बहुत हैं और वो अपना धन के रूप में भी सेवा करने को तैयार हैं। हर तरह के लोग हैं जो तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं, तो जो तन से सहयोग करना चाहें उनका तन से सहयोग लें, मन वालों का मन से लें, और जो धन का सहयोग करना चाहें उन्हें भी हम अपने साथ जोड़ के रखते हैं। और जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम हमने सभी संस्थाओं को आगे बढ़कर करने चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बहुत बढ़िया मैसेज भाटिया जी ने दिया कि सभी संस्थाओं को मिलके काम करना चाहिए। आपस में जब एक उंगली मिलके एक मुट्ठी बन जाती है, तो संस्थाएं अगर सारी मिलेंगी तो कितने बड़े विकास के काम वो इकट्ठे मिलके कर पाएंगी। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है और वाकई ही ये मैसेज सब तक जाना चाहिए, घरोंडा ही नहीं, सब शहरों में, सब राज्यों में, और देश की जितनी भी संस्थाएं NGOs काम कर रही हैं उन सब के पास जाना चाहिए, ताकि वो सब मिलकर एक साथ एक मंच पे आएँ और बड़े परिप्रेक्ष्य में काम कर सके। विनोबा भावे ने कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाना है। तो आपके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। कोई ऐसा कुछ रह गया हो आप जो हमें बताना चाहते हैं, और हमारे दर्शकों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, सामाजिक संस्थाओं को एक कंक्रीट संदेश क्या देना चाहते हैं, ताकि आपके माध्यम से पूरे देश में भारत विकास परिषद के लोगों तक भी और भी लोगों तक, इवन सरकारों तक भी ये मैसेज जाए। भारत विकास परिषद, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में कहा था, संपन्न व प्रबुद्ध वर्ग संगठन जी, जो वंचित वर्ग की सेवा के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। और इस समय हम लोग एक पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में कार्य कर रहे हैं, वंचित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। जिन परिवारों में कोई भी कमाने वाला, आजीविका वाला नहीं है, कई जगह संस्थाएं उनका क्या करती हैं कि उनको आटे की थैली दे दी या कुछ दे दिया, पर भारत विकास परिषद विशेष रूप से काम कर रहा है कि उन्हें आत्मनिर्भर हम लोग बनाएं। चाहे हमारे आत्मनिर्भर सिलाई सेंटर हैं, उनके माध्यमों से, या मेरा आप सभी से भी आह्वान रहेगा, सभी संस्थाओं से भी आह्वान रहेगा कि वंचित परिवार अगर कोई भी हमें अपने आसपास दिखे, हम उनकी सहायता, मान लो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, उनकी आजीविका नहीं है, तो चाहे हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में एक रेडी के रूप में उनका कुछ सहायता करें। चाहे वो फल की रेडी लगाएं या कोई उनको आर्थिक सहायता भी चाहिए, किसी को कोई रिक्शा चाहिए, कोई ऑटो चाहिए, उसमें हम सहायता करें, आत्मनिर्भर बनाएं। पूरे हमारे सदस्यों के माध्यम से सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि वंचित परिवार कोई भी ना रहे, आत्मनिर्भर हम सभी को बनाएं। हमारा देश तभी प्रगति करेगा जब हमारे यहाँ सभी आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने आप कमाना सीखेंगे, सरकारों पर, देश पर आश्रित नहीं रहेंगे। तो हम सबको मिलकर यह कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। सभी संस्थाएं भी अपने सदस्यों के माध्यम से सभी सदस्यों को भी सक्रिय करें, क्योंकि हमारे यहाँ भी समस्या है, सभी जगह सदस्य है, यह समस्या रहती है कि सदस्य सक्रिय नहीं रहते। अगर हमारे 100 सदस्य हैं तो 20-30 सक्रिय रहते हैं। तो हम सभी जो भी कार्य करने के इच्छुक हों, सभी सदस्यों को अपने संगठन में सक्रिय रखें, छोटे छोटे काम दें, चाहे मन संचालन दें, कोई मीटिंग या कार्यक्रम है, कोई रक्तदान शिविर है तो किसी को रजिस्ट्रेशन पे बिठाएं, किसी को दीप प्रज्वलन पे बिठाएं, इस तरह की ड्यूटी लगाएं, कोई नाश्ते पे करें। तो अपने विभिन्न जो हमारे साथ जुड़ते हैं, संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, वो कार्यकर्ता सबके साथ जुड़े रहें, उनसे अलग ना हो। और सभी कार्यकर्ता भी अपना एक कर्तव्य समझे कि एक अगर संस्था के साथ हम जुड़े हैं, एक संगठन के साथ जुड़े हैं, तो हमारे से भी बहुत सी अपेक्षाएं हैं। परिवार
का मनोरंजन के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, हमारा जो समय है, समाज को अपेक्षा भी है कि हम सभी को उसमें साथ लेना है। और ये मैसेज सभी संस्थाओं के सदस्यों तक पहुंचना चाहिए कि हम अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जो समाज की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करें। समाज जो हमारी तरफ देख रहा है, जो भी समाज में ज़रूरत है उसे हम ज़रूर अपने सदस्यों के माध्यम से पूरा करें। दोस्तों बहुत बढ़िया मैसेज। बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें तो ये गिलहरी सहयोग। आपने सबने कथा सुनी होगी रामायण के समय में, जब राम जी पुल बनवा रहे थे लंका में जाने के लिए, तब एक छोटी सी गिलहरी भी वहाँ पर छोटे छोटे कंकर लेकर उन पुल बनाने में सहयोग कर रही थी। तो बंदर ने पूछा कि बहन तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा मेरी जितनी क्षमता है उतनी कोशिश मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों गिलहरी प्रयास भी बहुत बड़ा प्रयास होता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, वैसे ही छोटी थोड़ी कंट्रीब्यूशन हम सब करेंगे। कोई अपने मन से करेगा, कोई तन से करेगा, कोई धन से करेगा, तो समाज में एक बहुत बड़ा सहयोग, एक कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। सभी बातें हम सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हम सब मिलकर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपने देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं, इस दुनिया को और सुंदर बनाने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। भारत विकास परिषद के हरियाणा उत्तर के अध्यक्ष के नाते धीरज भाटिया जी ने बहुत काम किए हैं। दोस्तों चलते चलते मैं अपनी बात पूरी करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात से। वो कहते थे कि जब मैं सोया तो मैंने देखा जीवन आनंद है, जब मैं जागा तो मैंने देखा जीवन सेवा है, और जब मैंने काम किया तो मैंने देखा सेवा ही आनंद है। तो दोस्तों सेवा में ही आनंद है। जितनी अपने शरीर से की जाए उतनी हमें करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये बियॉन्ड बाउंड्रीज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह के एपिसोड्स को, इस तरह के पॉडकास्ट को देखना, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।